दो शब्द जब पास पास आ जाते हैं तो क्या होते हैं? समास। और कैसे? उचित ढंग से। और ये जो है सम और आस। सम आपका क्या है? उपसर्ग है। सम क्या है? और सम माने समान। समान नहीं होगा, एक सम है ये सम का अर्थ होता है समान। और ये सम क्या है? उचित। सम माने उपसर्ग है, सम का अर्थ हुआ उचित। और आस का मतलब निकट। जब दो शब्द जो है उचित रूप से निकट आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? समास। उचित का मतलब होता है कि अर्थ होना चाहिए, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए, तो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। एक शब्द है चंद्रोदय। ठीक। चंद्रोदय में संधि है। चंद्र का उदय। एक हुआ चंद्र और एक हुआ उदय। चंद्र का उदय, चंद्रोदय, इसमें क्या हो गया? समास। और कौन सा समास हुआ मालूम है? तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष हुआ। ठीक। अब दो शब्द आपस में मिले, एक चंद्र और एक उदय। ठीक। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चंद्र का उदय समास हो गया। लेकिन यहां पर क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ये देखिए, ओ हो गया। ठीक। तो यहां क्या हो गया? संधि हो गया। यहां क्या हो गया? आपका संधि हो गया। चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। कौन सी संधि हुई? नहीं, संधि बताइए। चंद्रोदय में कौन सी संधि हुई? बोलो। नहीं पता? जहां पर अ या आ के बाद में क्या आए? उ आए, वहां पर गुण संधि होता है। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि हुई? गुण संधि। ये देखिए, चंद्र यहाँ अ है और इसके आगे क्या है? उ। और दोनों मिल करके क्या बना दिए? चंद्रोदय। तो जहां पर यहां पर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यहां पर क्या हुआ? ध्वनि परिवर्तन हो गया। चंद्रोदय, ध्वनि में परिवर्तन हुआ, इसलिए यहां क्या हो गई? संधि हो गया। और यहां पर चंद्रोदय में क्या हो गया? समास भी हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो है यहां पर इस शब्द में संधि भी है, संधि है और समास भी है। संधि भी है और समास भी है। लेकिन एक चीज नहीं है, क्या? संयोग। संयोग नहीं है। संधि है चंद्रोदय में। कौन सी संधि है? गुण संधि है। समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष संबंध समास है। और लेकिन संयोग नहीं है। संयोग वहां होता है जैसे दो शब्द आपस में मिले और उनमें कोई ध्वनि परिवर्तन ना हो, तो क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है। और जहां ध्वनि परिवर्तन हो जाए वहां क्या हो जाता है? संधि हो जाता है। बाकी तो दो शब्द मिलने पर समास हो ही जाता है। दूसरा देखिए, एक शब्द है यज्ञशाला। यज्ञशाला। यज्ञशाला में देखिए दो शब्द है, एक शब्द है यज्ञ, एक शब्द है शाला। यज्ञशाला का यज्ञशाला ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए यहां पर क्या है? समास है। और कौन सा समास है? इसका विग्रह होगा यज्ञ के लिए शाला। शालानी घर, शालामन घर।
और यज्ञ के लिए, यहां पर के लिए आया है, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष हुआ। कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। और यहां पर देखिए संधि नहीं है, संधि नहीं है, क्या है? समास है। और क्या है? संयोग। दो शब्दों का संयोग है। क्योंकि इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए संधि नहीं है। यज्ञशाला, यज्ञशाला, ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ चंद्र उदय, चंद्रोदय, यहाँ ध्वनि परिवर्तन हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ संधि नहीं है। यहाँ केवल समास है। किसके द्वारा है? संयोग के द्वारा। दो शब्द आपस में संयोग माने कि जुड़ गए और क्या बना लिए? समास बना लिए। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि भी होता है और समास भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि नहीं होता है लेकिन समास होता है और संयोग के द्वारा समास। तो आप समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 समास जो होते हैं वो केवल 4 ही प्रकार के होते हैं। समास केवल 4 प्रकार के। देखिए, पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वह कितने होते हैं? 4। जैसे एक पद है ये और दूसरा पद है बी, 2 पद हुए ना, एक ये और दूसरा बी, और एक शब्द है दिन। ठीक, प्रति, ये आपका बन गया प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में कौन सा समास है, कैसे पता चलेगा? प्रति आपका क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। जिस जो है सामासिक पद में पहला पद क्या हो? अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, वह समास क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। किस पद की प्रधानता होती है? पहले पद की। देखिए, जैसे ये है प्रतिदिन, ठीक, इसमें प्रति क्या है? उपसर्ग है। दूसरा शब्द है दिन, दिन का क्या होता है? दिनों, दिन का दिनों होता है, बहुवचन बन जाता है। और प्रतिदिन जब जुड़ गया तो प्रतिदिनों नहीं बनेगा, केवल प्रतिदिन ही रहेगा। तो प्रधानता किस पद की हुई? ए पद की। तो जिस सामासिक पद में प्रथम पद की माने पहले वाले पद की प्रधानता होती है उसी को क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। इसमें क्या है? पहला पद क्या है? उपसर्ग है, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है? अव्यय की तरह। प्रधानता, प्रधानता के आधार पर इसमें जो है प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है। अब जैसे ये प्रति है, दिन का दिनों होता है, लेकिन जब प्रति, ये प्रधानता इसकी है, प्रधान का मतलब जो बड़ा हो, तो ये प्रति जो है जब दिन इसमें जुड़ने के लिए आया कि हम तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये बोला पहला पद प्रति कि भाई अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल हमारे जैसा रहना पड़ेगा। नहीं, दोनों नहीं, ये बोला कि हमारे साथ अगर जुड़ते हो तो जैसे मैं हूं वैसे ही रहना पड़ेगा, अपना रूप नहीं बदल सकते तुम। अलग से तो रूप बदल लेगा, दिन का दिन हो जाएगा, लेकिन जब हमारे साथ आओगे तो आप अपना रूप नहीं बदल सकते। रूप नहीं बदलेगा तभी तो एक ही प्रधानता होगी ना। अगर रूप बदल दिया तब तो बी पद की प्रधानता हो जाएगी। तो ये जो प्रति है ये उपसर्ग है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं, अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो, माने कि बदले ही ना, जैसा का तैसा ही रहे, वो अव्यय कहलाता है। और जब इसके साथ समास बनता है तो पूरे पद में अव्यय का भाव आ जाता है, पूरे पद में अव्यय का भाव आ जाएगा।
जैसे लड़का प्रतिदिन जाता है और लड़की प्रतिदिन जाती है, तो अव्यय क्या है? जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष, इन 5 जो है वैयाकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। माने इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया विशेषण पढ़े हैं? जब विशेषण पढ़े हैं तो क्रिया नहीं पढ़े हैं अभी? जैसे देखिए, विशेषण में क्या होता है? क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण यह होता है कि वो भी बदलता नहीं, वो क्या है? अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण कैसा शब्द है? अविकारी या अव्यय भी कह सकते हैं। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की भी धीरे धीरे चलती है। अब देखो, धीरे धीरे पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, तो इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अब ये जो धीरे धीरे है, ये अव्यय भाव समास भी है। धीरे धीरे अव्ययी भाव भी समास है। पद की आवृत्ति, अगर 2 पद की आवृत्ति हो जाए, एक ही पद 2 बार आ जाए, तो अव्ययी भाव समास है। जैसे मंद मंद, अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे, अव्ययी भाव समास है। हाँ, जैसे दिन, 3 दिन का हो जाता है दिनों दिन, तीनों दिन, अव्ययी भाव समास है। तीनों दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। घरों घर नहीं बनता है, घर घर, घर घर में अव्ययी भाव समास है। इस तरह से, तो इस बात को आप समझे कि ये बहुवचन नहीं बनाएगा। जैसा है इस पूरे पद में अव्यय का भाव आ गया है। अब ये दिन दिनों होता था, लेकिन जब प्रति के साथ जुड़ गया तो इसने अपना रूप बदलना छोड़ दिया और क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। बात समझ में आई? जैसे एक शब्द है प्रतिध्वनि, एक शब्द है प्रतिलिपि, एक शब्द है प्रति वर्ष, और एक शब्द है प्रतिकूल। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। ऐसे विकल्प आ गया। अब अव्ययी भाव से पहचान के प्रश्न आते हैं कि आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा समास है, किसमें अव्ययी भाव समास है। आपको ये पहचान करना है कि किसमें अव्ययी भाव समास है। ऐसे विकल्प आ गया, ऊपर लिख दिया गया कि इन चारों विकल्पों में किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है, बताइए, बोले। प्रतिवर्ष। और प्रतिलिप में? उसमें नहीं होगा। प्रतिध्वनि में? प्रतिकूल में? तो प्रतिकूल में होगा क्या? कौन सा समास होगा? प्रतिकूल में कौन सा समास होगा? वो भी पहचानते चलिए। प्रतिध्वनि में कौन सा समास होगा? भाई देखिए, प्रति उपसर्ग सब में है, सब में प्रति उपसर्ग तो सब में लगा है, लेकिन ये पहचान करना है कि कैसे नहीं होगा और कैसे है, ये बात होनी चाहिए। तो प्रतिलिपि में क्यों नहीं होगा? समझने के लिए, क्यों नहीं होगा, कैसे हो, अगर क्यों, अगर इसमें जो है अव्ययी भाव समास नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो कौन सा है? देखिए, एक है प्रतिकूल शब्द। प्रतिकूल, कूल का मतलब होता है किनारा, कूल का मतलब किनारा, और प्रति उपसर्ग लगा है। जैसे किनारा, जैसे नदी है, गंगा है, इसके किनारा होता है ना, जैसे ये हो गया आपका किनारा। ठीक, इसमें क्या बह रहे हैं? पानी बह रहा है, नदी है, पानी बह रहा है। ठीक, अब जो किनारे से धारे की ओर आ रहा है उसको हम लोग पहले बोलते थे प्रतिकूल, और जो इधर से निकल करके किनारे की ओर जा रहा था उसको बोलते थे अनुकूल।
अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। अब इसका पहले था इसका अर्थ है, लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं रहा। अब इसका अर्थ क्या हो गया? विशिष्ट हो गया, बदल गया। अब किनारे के अर्थ में इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब किसके अर्थ में प्रयोग करते हैं? प्रतिकूल। वह तो हमारे प्रतिकूल ही बोलता है। प्रतिकूल का मतलब विपरीत बोलता है, विरुद्ध बोलता है। अब ये क्या हो गया? विशिष्ट अर्थ ग्रहण करने के कारण इसमें हो गया बहुब्रीहि समास। क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। जहां पर न पहले पद की विशेषता हो, न दूसरे पद की विशेषता हो, बल्कि किसी अन्य पद की विशेषता हो जाए, वो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास। तो यहां प्रति की कोई विशेषता नहीं, न कूल की कोई विशेषता रही, यहां पर विशेषता किसकी हो गई? विरुद्ध की। इसका अर्थ अब क्या होना है? विरुद्ध, विपरीत। वो हमारे हमेशा विपरीत ही रहता है, प्रतिकूल रहता है। इसमें क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। जबकि देखिए प्रति उपसर्ग यहां भी लगा है, प्रतिध्वनि यहां भी प्रति लगा है, लेकिन प्रतिध्वनि का बहुवचन बन जाता है, प्रध्वनिया। प्रध्वनिया बन जाता है ना। तो जब प्रध्वनिया जब बन जाएगा तो उसमें अव्ययी भाव कहाँ रहा? माने अव्यय का भाव उसमें रहा ही नहीं। जब उसमें वचन बदल गए, उसने अपना वचन बदल लिया, तो किस पद की प्रधानता हो गई? दूसरे पद की प्रधानता हो गई। अब अव्यय कौन होगा? जिसमें पहले पद की प्रधानता होगी। तो इसमें दूसरे जब पद की प्रधानता हो गई तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। प्रध्वनि में क्या हो गया? ध्वनि की ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। अब जब ध्वनि की ध्वनि हो गया तो यहां पर कौन सा समास हो गया? बोलिए, तत्पुरुष। और कौन सा तत्पुरुष? संबंध। पढ़े ना? चिन्ह मालूम है? कारक के चिन्ह मालूम है? का, की, के, संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। और ऐसे ही देखिए प्रतिलिप, लिप की लिप, लिपियां, प्रतिलिपियां, बहुवचन बन जाएगा। और जब बहुवचन बन जाएगा तो उसमें अव्ययी भाव नहीं रहेगा, क्योंकि किस पद की प्रधानता हो जाएगी? दूसरे पद की प्रधानता हो जाएगी। जब दूसरे पद की प्रधानता हो जाएगी तो अव्ययी भाव नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। इसमें भी वही संबंध तत्पुरुष। लिपि की लिपि, अब भाई आवेदन के साथ अपनी मार्कशीट की दो दो प्रतिलिपियां जो है संलग्न कर देना, प्रतिलिपियां बन गया ना। तो जब बहुवचन बन गया इसका, तो फिर अव्ययी भाव इसमें नहीं रहा। अब प्रतिवर्ष है। अब प्रतिवर्ष का प्रतिवर्ष नहीं बनता है, प्रतिवर्ष का प्रतिवर्ष ही रहता है। जब वर्ष का तो वर्षों बनेगा, लेकिन जब इसने अव्यय के साथ माने कि संयोग किया, जुड़ा, तो इसकी प्रधानता के कारण यह वर्षों अब नहीं बन पाएगा, ये प्रतिवर्ष ही रहेगा। इसलिए प्रतिवर्ष में क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। बात समझ में आई? अव्ययी भाव समास की पहचान का सबसे अच्छा तरीका है उसका बहुवचन बनाइए। अगर उसका बहुवचन बन रहा है तब अव्ययी भाव नहीं है, अगर बहुवचन नहीं बन रहा है तब वो अव्ययी भाव। जैसे अनुबंध, अनुबंध में क्या कौन सा समास है? बोलिए। अनुबंध का अनुबंधो बनेगा? बनेगा। अनुबंध माने जानते हैं ना? नहीं जानते? कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। जैसे वह कई जो है कंपनियों से उसका अनुबंध है। हाँ, अनुबंधित बसें भी चलती हैं ना, प्राइवेट बस खरीद करके लोग जो है सरकारी बस सरकार को दे देते हैं, उस पर लिखा रहता है अनुबंधित, माने सरकार द्वारा अनुबंधित है। रहती तो प्राइवेट है लेकिन सरकारी कहा जाता है, अनुबंधित, अर्ध सरकारी। तो ये बात आप समझ गए। हम अव्ययी भाव को पहचानेंगे कैसे? उसका बहुवचन बना करके। जैसे अत्याचार है, अत्याचार, अत्याचार में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव होगा कि नहीं होगा? अत्याचारों, अव्ययी भाव नहीं होगा। अनाथ, अनाथों, अव्ययी भाव नहीं होगा। अकारण, अकारण,
अकारणों नहीं बनेगा, अव्ययी भाव समास है। सप्रसंग, प्रसंग का प्रसंगो बनता है, लेकिन सप्रसंग का सप्रसंगो नहीं बनता है, अव्ययी भाव समास है। सरयू पार, सरयू पार, देखिए अव्ययी भाव जो होता है वो चार तरह का होता है। अव्ययी भाव जो समास होता है वो चार तरह का होता है। एक तो पहला होता है कि पहला पद क्या हो, पहला पद उपसर्ग। एक होता है पहला पद उपसर्ग, जैसे अभी आपने देखा प्रतिदिन, अधिगम, देखिए अधिगम, इसमें ये पहला पद उपसर्ग है, यहाँ अधि उपसर्ग है, तो इसमें पहला पद क्या रहता है, उपसर्ग रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पहला पद उपसर्ग अव्ययी भाव समास। एक होता है पहला पद अव्यय होता है, एक होता है पहला पद अव्यय होता है, उसका पहला पद अव्यय होगा, जैसे यथा, यहां से जैसे यथा शक्ति, अब देखो यथाशक्तियों नहीं बनेगा, यथाशक्ति ही रहेगा, और इसमें पहला पद क्या है, अव्यय है। यावत जीवन, जीवन, यावत, ये वह है, यहाँ पे यहाँ पर वह रहेगा, यावत जीवन, और ये जो त है संधि करेंगे तो यावत जीवन बन जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, यावत जीवन। ये जो यावत आपका क्या है, ये अव्यय है, यावत क्या है, अव्यय है। यावत आपका क्या है, अव्यय है, और यावत के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जीवन, यावत के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जीवन, तो क्या बन जाएगा, यावत जीवन। एक तो संधि हो गया व्यंजन, और यावत क्या हो गया, अव्यय। और दूसरा होता है, तीसरा होता है आपका दूसरा पद अव्यय। इसमें दूसरा पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय नहीं होगा, दूसरा, जैसे आपका सरयू पार, ये देखिए पार जो लगा है, ये पार अव्यय है, ये पार क्या है, अव्यय है। सरयू पार, गंगा पार, यमुना पार, ये पार अव्यय है। दिन भर, ये भर, भर क्या है, अव्यय, देखिए ये भी है, दिन भर, ये भर आपका क्या है, अव्यय है, दिन भरो नहीं बनेगा, सरयू पारो नहीं बनेगा। बलपूर्वक, ये देखिए पूर्वक आप क्या है, अव्यय है। तो अव्ययी भाव में चार तरह के आएंगे समास। एक चौथा होता है आपका पद की आवृत्ति, पद की आवृत्ति। अब पद की आवृत्ति में देखिए जैसे मंद मंद, मंद मंद में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। घर घर, घर घर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। रातों रात, अव्ययी भाव समास। दिनों दिन, अव्ययी भाव समास। भागम भाग, अव्ययी भाव समास, क्रिया से बना है। मारा मारी, क्रिया से बना है, अव्ययी भाव समास। हाँ, मारना क्रिया है ना, इसी से बना है मारा मारी, क्रिया, मारना क्रिया से बना है।
हाँ, वो भी अव्यय हो जाएगा, वो भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हाँ हाँ, और बहुत से बनेंगे। देखिए, संज्ञा से भी बनता है, क्रिया से बनता है, और आपका क्रिया विशेषण से, जैसे धीरे धीरे, मंद मंद, ये सब जो है आपके क्रिया विशेषण है। कैसे चलता है? मंद मंद, धीरे धीरे। तो मंद मंद, धीरे धीरे, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये भी अव्ययी भाव समास है। मंद मंद, धीरे धीरे। और एक बनता है आपका जो है विशेषण से। विशेषण से कैसे बनेगा? देखिए, विशेषण आप पढ़े हैं ना कि एक, एक क्या है? एक क्या है? विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है ना। अब इसको क्या कहते हैं? एक एक। एक एक क्या बन गया? अव्ययी भाव समास बन गया। एक एक भी अव्ययी भाव समास बन गया। पहले पहल, पहला क्या है? संख्यावाचक विशेषण, वो भी क्या हो गया आपका? पहले पहल, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास कितने तरह से बने? एक तो होगा पहला पद उपसर्ग होगा, दूसरा क्या होगा? पहला पद अव्यय होगा, तीसरा क्या होगा? दूसरा पद अव्यय होगा, और चौथा क्या होगा? पद की आवृत्ति वाला अव्ययी भाव समास। अच्छा अच्छा, अव्ययी भाव आपके कुछ समझ में आया? अव्ययी भाव की सबसे बड़ा, इसमें जब भी आएगा पहचान से प्रश्न आएगा कि इसमें आपको पहचान करना है कि कौन सा समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष, वह पुरुष, पुरुष माने कथन, तद माने वह कथन जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो। किस पद की? उत्तर पद की। जैसे देखिए, उत्तर पद की प्रधानता कैसे हुई? एक पद है ये, दूसरा पद है भी। एक पद है राज और दूसरा पद है पुत्र। ठीक, राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अगर इसके हम देखें कैसे है दूसरा पद, देखिए, राजा, एक पद हो गया राजा, दूसरा पद हो गया पुत्र। राजा का पुत्र सो रहा है। अब इसमें हमें ये तय करना है कि राजा की भी प्रधानता है कि पुत्र की? राजा सो रहा है कि पुत्र सो रहा है? पुत्र सो रहा है ना। तो पुत्र कैसा है? दूसरा पद। तो जहां दूसरे पद की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। और इसी तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगुण, द्विगुण समास। इसी जो है ना तत्पुरुष के उपभेद है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि समास 6 होते हैं, नहीं, समास कितने होते हैं? 4। पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं? 4। देखिए, एक में तो अव्ययी भाव में पहला पद की प्रधानता, तत्पुरुष में दूसरे पद की प्रधानता, और जो द्वंद्व होता है उसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, और जो बहुब्री होता है उसमें न पहले पद की प्रधानता होती है न दूसरे की, बल्कि किसी अन्य पद की। तो कितने प्रकार के हुए? 4 ही हुए ना। जैसे कर्मधारय में देखिए, कर्मधारय क्या होता है? हाँ, ये जैसे है नील कमल, नील कमल। अब नील कमल में कौन समास है? कर्मधारय समास है। क्यों? एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। अब किस पद की प्रधानता है इसको तय करना है। नील कमल मुरझा गया। अब बताइए, नील मुरझाया कि कमल? तो कमल कैसा पद है? दूसरा पद है ना। तो इसलिए यह क्या हो गया? तत्पुरुष का ही भेद है। जैसे द्विगु समास में देखिए, जैसे मान लीजिए पंचरत्न मिल गए, एक पंचरत्न, पंचरत्न मिल गए। एक शब्द है पंच जो संख्या है,
और दूसरा है रत्न। अब बताइए पंच मिल गए कि रत्न मिल गए? रत्न मिले ना, तो रत्न कौन सा है? पद, दूसरा पद है, तो इसमें भी दूसरे पद की प्रधानता हुई। तो हम इसको अलग से नहीं कह सकते कि ये अलग प्रकार का समास है, ये तत्पुरुष का ही ये क्या है, उपभेद है। और जिसको हम लोग उसको मुख्य भेद मान लेते हैं और गिनते हैं कि ये समास कितने हो गए, 6। अब तत्पुरुष समास में आप ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास में सबसे ज्यादा प्रश्न पहचान का नहीं आता है, उसमें विग्रह का प्रश्न आता है। किसका प्रश्न आता है? विग्रह का। हाँ, विग्रह का प्रश्न आता है। जैसे देखिए एक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कारक 7 होते हैं, 8 होते हैं, उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी 6 कारकों का यह समास बना है। कितने कारकों का? 6। अच्छा अच्छा। पशु बलि, पशु बलि, नर बलि, काक बलि, और एक और बनाते हैं, पहले 3 में देख लीजिए। पशु बलि, अब देखिए इसमें ये पहचानना होता है कि इस बलि का इस पशु से क्या संबंध है। क्या पशु? न न न न, बलि का मतलब होता भेंट, ये भेंट, इस बलि का मतलब ये बलि, ये बलि है, ये बलि है बलवान का, ये बलि माने भेंट, पशु की भेंट, पशु की बलि। संबंध, नर बलि, नर की बलि, लेकिन काक बलि में कौवे की बलि नहीं, कौवे के लिए बलि, कौवे के लिए, यहां पर के लिए आ जाएगा, और के लिए आ जाने से ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष। इसमें पहचान की बात, विग्रह के पहचान की बात होती है। विग्रह पहचानना है, कैसे विग्रह करेंगे?